नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गणेश विसर्जन और बारह वफ़ात। बारह वफ़ात कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन का उत्सव होता है। हमारे पूरे देश में हम सब जानते ही हैं कि बारह वफ़ात के जुलूस भी पूरे देश में निकलते हैं। उनके जुलूस, उनके जन्मदिन के अवसर पर लोग यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। और गणेश विसर्जन का हमारे यहाँ पश्चिमी भारत में, पश्चिम दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसलिए ये दोनों चूँकि एक दिन ही पड़ गए हैं, 28 तारीख को 28 सितंबर उनकी तिथि आ गई है और दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए शासन और प्रशासन दोनों के स्तर पर बड़ी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों ही जुलूस, ये दोनों ही प्रोसेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो शासन क्या करे और प्रशासन क्या करे। यहाँ पर देखनी होती है आइडियोलॉजी, क्योंकि आइडियोलॉजी भारत के पक्ष में है या आइडियोलॉजी शांति के पक्ष में है या आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट के पक्ष में है। ये डिपेंड करता है शासन और प्रशासन तो सदैव से कन्फ्लिक्ट दूर करने का ही प्रयास करता है और दोनों को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कहीं कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ किससे करवाता है ये उस पर डिपेंड करता है। वो हिंदुओं से कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि गणेश विसर्जन वालों से कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा या फिर वो बारह वफ़ात के लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा। दोनों ऑर्गेनाइजेशनों के बड़े लीडर्स या दोनों पक्षों के जो बड़े लीडर हैं, हिंदुओं के हिंदू लीडर और मुसलमानों के मुस्लिम लीडर, उनका पक्ष क्या है। इसके बाद जो तीसरी भूमिका, जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो है राज्य की सरकार की। जिस राज्य में ये प्रोसेशन हो रहे हैं या जिस राज्य में इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है, वो राज्य सरकार कैसे सोचती है, वो राज्य सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, वो राज्य सरकार हिंदुओं को दबाती है या मुसलमानों को एडजस्ट करती है, हिंदुओं को साइड करती है, मुसलमानों को आगे फॉरवर्ड करती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वो सरकार किसकी है और किस नेतृत्व में चल रही है। ऐसा ही एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में चूंकि गणेश विसर्जन का बहुत बड़ा उत्सव होता है और इतना बड़े स्तर पर उत्सव होता है महाराष्ट्र में कि ये और बारह वफ़ात के भी बहुत बड़े बड़े जुलूस वहाँ पर निकलते हैं। यानी कि कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। अब तो समस्या है तो किसी के सामने, वो है प्रशासन के सामने, कि प्रशासन उसको कैसे डील करेगा, प्रशासन कैसे उसको देखेगा। और अच्छा, ये जो बारह वफ़ात है इसको ईद मिलाद उन नबी भी कहते हैं। ईद मिलाद उन नबी यानी कि नबी के मिलन के लिए, नबी हमको मिले, धरती पर आए और प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म इस धरती पर हुआ, उसके लिए ये सब कुछ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस विषय पर कैसे सलूशन निकले। अब आप देखिए कि बंगाल में क्या होता रहा। बंगाल में, अब चूंकि बंगाल में गणेश विसर्जन मुझे नहीं लगता बहुत बड़े स्तर पर होता है, लेकिन वहाँ दुर्गा पूजा के जो प्रोसेशन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी वहाँ पर मुहर्रम पड़ जाए, कभी वहाँ पर इस तरह का बारह वफ़ात पड़ जाए, तो फिर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ममता बनर्जी क्या करती आई। ममता बनर्जी सदैव से कहती आई हैं कि नहीं, ये दुर्गा पूजा के जो यात्राएं हैं या जो और हिंदुओं की यात्राएं, उनको पोस्टपोन कर लिया जाए, एक दिन आगे या एक दिन आगे बढ़ा लिया जाए। लेकिन बाद में हमेशा से हाई कोर्ट कहता है कि किसी के भी आप रिलीजियस फंक्शंस को सेटल नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। आप उनके अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, दोनों के त्यौहार मनाने दीजिए। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि कौन कैसे करेगा, इसलिए ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया गया है तो वो अवैधानिक है। आप किसी के रिलीजियस फंडामेंटल राइट को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो फिर जब हाई कोर्ट ऑर्डर करता आया है बंगाल में, तो फिर बंगाल में दोनों काम होते रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती रही और ये उनकी सिचुएशन रही। ऐसी ही परिस्थिति पश्चिम दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से कर्नाटका की बात कर सकते हैं, ख़ास तौर से हम हैदराबाद की बात कर सकते हैं, ख़ास तौर से हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेशन अब गुजरात में निकलते हैं। गुजरात चूँकि पहले मुंबई का ही हिस्सा हुआ करता था, ये मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर ये प्रमुखता से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है।
अब इन प्रदेशों का क्या हो? इनमें सबसे कठिन डगर जो है वो महाराष्ट्र की होती है। इसमें दूसरे नंबर पर कठिन डगर हैदराबाद की होती है। हैदराबाद में तो सरकार हमारे समविचार नहीं है, और अभी तो कर्नाटका में भी सरकार बदल चुकी है। तो इन राज्यों ने क्या निर्णय लिए, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशासन, यानी कि मैं लगातार कहता आया हूं कि 3 अलग अलग यूनिट हैं, और चौथी अगर हम कहें तो न्यायालय है। पहली यूनिट हम प्रशासन को कहते हैं, जनता है, प्रशासन है, शासन, शासन मतलब सरकार है, और फिर इनके बीच में निर्णयों को सही गलत ठहराने वाली कोर्ट है। तो प्रशासन चूंकि बैठता है, तो प्रशासन क्या करता है, प्रशासन इन विषयों पर कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता है, और सरकार उस पर निर्णय लेती है। सरकार का निर्णय कैसा हो, ये देखने में आया है एकनाथ शिंदे सरकार का। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार से पहले वहाँ शिवसेना सरकार थी। शिवसेना सरकार ने हनुमान चालीसा गाने पर भी, हनुमान चालीसा करने पर भी देशद्रोह लगा दिया था। ऐसी भी सरकारें हैं। ऐसी भी सरकारें होती हैं जो ये कह सकती हैं कि नहीं, 28 तारीख को जिस दिन बारावफात पड़ रही है, ऐसा प्रशासन भी हो सकता है जो ये कह सकता है कि बारावफात पड़ रही है 28 तारीख को, इसलिए 28 तारीख को गणेश विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि गणेश तो 5 दिन पहले भी 5 दिन में भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ 6 दिन में कर लेते हैं, कुछ 8 दिन में कर लेते हैं, एक दिन और बढ़ा लो, 10 की जगह 11 दिन कर लो, 29 तारीख को कर लेना। ये सब तरह के ऑप्शन देने वाले लोग हमारे यहाँ हैं। हमारे देश में ये भी इतिहास रहा है कि 1000 वर्षों तक हमने अयोध्या पर क्लेम नहीं छोड़ा। सलाद मसूद, जिसने कि सबसे पहले अयोध्या पर हमला किया था 11वीं सदी पर, उसको सुहेलदेव पासी ने जड़ से खत्म कर दिया था, उनको जाने नहीं दिया। खुद की भी शहादत हुई, लेकिन पासी समाज के सुहेलदेव पासी ने बाराबंकी बहराइच में उनको जाने नहीं दिया, जड़ से समाप्त किया, ये कहते हुए कि होगा शासक। वो सशक्त सेनाओं के साथ था, लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसे ही हम पूरे 1000 वर्षों तक अयोध्या में लड़ते रहे। यही कारण था कि हिंदू समाज आज भी है। आप याद करिए खाड़ी को, जहां वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो इस्लाम स्वीकार कर लिया। 150 वर्षों के अंदर खत्म हो चुका था खाड़ी। ऐसे ही आप देखिए, जहां ईसाइयत ने जन्म लिया वहां के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नेटिव इंडियंस ने, और वहां पर ईसाइयत हो गई, वो सब खत्म हो गए। ऐसे पूरे संसार में आपको प्रकरण मिलेंगे। एक हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो हम में है। अब हम में क्या है? हम में ये है कि हम अपने धर्म संप्रदाय के लिए अंतिम क्षण तक खड़े हुए हैं। और हाँ, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो हम पालन करेंगे, लेकिन फिर भी हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने धर्म के साथ तो एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये इसलिए ही है कि कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदू समाज इसीलिए सबसे एंशिएंट होते हुए आज भी है, क्योंकि उसने वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जो कॉम्प्रोमाइज़ खाड़ी के लोगों ने कर लिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ यूरोप के लोगों ने कर लिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ अमेरिकन लोगों ने कर लिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किए। ये एक हमारी खास बात रही है, हम करते रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में से ही कुछ लोग इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ करवाकर हिंदुओं के लीडर बनकर समाप्त करते आए हैं। उसके परिणाम ही आज हमको जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके परिणाम ही हमको आज बंगाल में मिलते हैं, उसके परिणाम ही हमको केरला में मिलते हैं, उसके परिणाम हमको तमिलनाडु में मिल रहे हैं, उसके परिणाम हमको पूरे देश के अलग अलग पॉकेट्स में मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग ही प्रशासन के साथ या सरकार के साथ या शासन के साथ, शक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते आए। आप एक बार कह के तो देखते कितनी दूर तक जाता है पत्थर। दोस्तों, ये इलस्ट्रेशन हमको एकनाथ शिंदे के ऑर्डर में मिला। एकनाथ शिंदे सरकार ने जो ऑर्डर किया, गजब का ऑर्डर किया। मैं प्रशंसा करते नहीं थक रहा हूं। हमेशा से क्या होता है, अभी कर्नाटक में जब सरकार बदली तो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार के ऊपर वहां ये ऑब्जेक्शन लगाया कि साहब वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्यों परमिशन में डिले कर रहे हैं? और परमिशन गणेश महोत्सव की डिले इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार है तो वहां दोनों को कैसे, किसको मोबिलाइज करना है, ये उन्होंने तय करना है। हालांकि उन्होंने कोई तारीख आगे नहीं बढ़ाई,
लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार के प्रशासन ने जो समाज से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा देखिए गणेश विसर्जन सुबह निकलता है और सुबह से शुरू हो जाता है, पूरी रात चलता है, इसलिए गणेश विसर्जन के समय पर क्या यात्रा निकालनी चाहिए 12 वफात की। प्रशासन ने निश्चित रूप से बात की होगी। मुस्लिम समाज ने बड़ा हृदय दिखाते हुए बैठे और बैठकर उन्होंने तय किया कि क्यों नहीं हम 1 नवंबर को निकाल लेते हैं, क्यों नहीं हम 29 सितंबर को निकाल लेते हैं। 28 को अगर गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है पूरे महाराष्ट्र में तो क्यों नहीं हम कुछ लोग अपने यहाँ इस तरह का जो क्लैश है उसको अवॉइड करने के उद्देश्य से आगे कर लेते हैं। दूसरा जो सरकार ने ऑर्डर किया वो तो अपने आप में बहुत गजब है। एकनाथ शिंदे सरकार ने ये जो आदेश किया, उन्होंने कहा अगले 5 वर्ष तक किसी भी गणेश मंडल को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको 5 वर्ष के लिए, हर 5 वर्ष में उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको 5 वर्षों तक परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो परमिशन। क्यों? क्योंकि होता यह है कि परमिशन के चक्कर में तैयारियां नहीं हो पाती हैं, लोग व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं और परमिशन सरकार या प्रशासन आखिरी दिन देता है तो फिर तैयारियां नहीं होती, वो बेचारे ऐसे वैसे निकालते हैं। उन्होंने कहा आप भव्यता से तैयारी करिए, आप पूरे वर्ष तक तैयारी करिए और आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा कार्यक्रम करिए। हाँ, आपको नो ड्यूज लेने पड़ेंगे, एनओसीज लेनी पड़ेंगी, रूट की एनओसी लेनी पड़ेगी और रूट की एनओसी के अलावा लेकिन आपको परमिशन है, आप मतलब आपकी यात्रा जरूर निकलेगी और उसके लिए कोई 12 वफात का इंतजार नहीं करना है। अब वैसे भी मुस्लिम समाज ने वहां पर 12 वफात को 29 तारीख को मनाने का फैसला कर लिया है, यानी कि 28 की जगह 12 वफात वो 29 को मनाएंगे। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में 2 कदम आगे चलाया गया है। हैदराबाद में उन्होंने तय किया, चूंकि हैदराबाद तो हम जानते हैं कि एक बड़ा इस्लामिक केंद्र हमेशा से रहा है, वहां पर निजामशाही रही है। हैदराबाद के मुस्लिम समाज ने ये तय किया है कि वो 1 अक्टूबर को करेंगे, वो 29 सितंबर को भी नहीं करेंगे, वो 1 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ हुसैनी सागर में 50,000 के लगभग विसर्जन होते हैं, हुसैनी सागर जो कि हैदराबाद में है। तो उन्होंने तय कर लिया कि हम 1 अक्टूबर को करेंगे। तीसरा, बेंगलुरु की जहां तक बात आती है तो बेंगलुरु में प्रशासन ने जो अनुमति दी है या जो सर्कुलर जारी किया है वहाँ की सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि किसी की ज़मीन पर आप अगर गणपति रखेंगे, कुछ काम करेंगे तो आपको उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको ये अनुमति, वो बहुत सारी अनुमति की बात उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने भी गणेश विसर्जन 28 तारीख को होगा और 12 वफात भी 28 तारीख को होगी। 12 वफात की कोई सूचना नहीं है लेकिन होगी, ऐसा उन्होंने उसमें कहा है। मेरा मानना यह है कि पूरे देश में जो त्यौहार है, चूंकि 12 वफात के जुलूस शाम को निकलते हैं, जहां जहां गणेश विसर्जन सुबह हो सकते हैं वो सुबह को गणेश विसर्जन की अनुमति दी जा सकती है। ये कहा जा सकता है 12-1 बजे 2 बजे तक आप निपटा लीजिए, जो 4-5 बजे तक चलता है उसको 2 बजे किया जा सकता है और जो 3-4 बजे से जुलूस निकलता है, जुलूस मोहम्मदी, उसको शाम को 5 बजे शिफ्ट किया जा सकता है। बीच में 4 घंटे का ट्रांजिशन पीरियड जिसमें ट्रैफिक पूरा साफ हो जाए, प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है और जहां जहां इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट उनको लगते। लेकिन शिंदे सरकार की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि उन्होंने अगले 5 वर्ष के लिए नो परमिशन का सर्टिफिकेट दे दिया है। जो मंडल ऑलरेडी एक बार आज परमिशन लेगा उसकी परमिशन अगले 5 वर्ष तक होगी। केवल उसको कुछ नो ड्यूज या कुछ एनओसीज लेनी पड़ेंगी, ट्रैफिक से एनओसी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो अपना ये जो गणेश महोत्सव है, ये जो अपनी यात्रा है, ये पूर्ण करेंगे। मुझे लगता है कि ये हमारे देश की हार्मोनी है। अगर आप इसको गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं तो इससे अच्छी कोई गंगा जमनी संस्कृति नहीं हो सकती कि मुस्लिम समाज आगे बढ़कर कहता है कि हम अपना आगे बढ़ा लेते हैं। एकनाथ शिंदे सरकार ये कहती है अगले 5 वर्ष तक आपको अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और हैदराबाद में लोग, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो सकती है, वो ये कहते हैं कि हम आगे पीछे भी नहीं, चूंकि आपकी 28 तारीख को निकलेंगी तो 28 की रात तक निकलती रहती है, 29 की सुबह तक कभी कभी होता है, तो हम 29 को भी नहीं निकालेंगे, हम 1 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। आप देखिए हमारे देश में क्या चल रहा है। केवल अगर कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब है वो जो, अब चलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की हार्मोनी इसी में है, हमारे देश का सौंदर्य इसी में है। हमारा देश इसीलिए जाना जाता है कि हमारे देश में कन्फ्लिक्ट बचाने का प्रयास करता है जब तक कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें उंगली ना करे। अब इसमें ही पॉलिटिकल पार्टियां अगर उंगली करना शुरू कर देती, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस
कहीं जाकर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते, कहीं ठेकेदारी करना शुरू कर देते, तो निश्चित रूप से इसमें कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक था। लेकिन आपका गणेश महोत्सव चूँकि ज़माने से निकल रहा है, इसलिए वो पूर्ण होगा, और जहाँ वो उस दिन पूर्ण हो सकता है, वहाँ पर मुझे लगता है कि शाम को जलूस मोहम्मदी निकलेगा, और जहाँ नहीं निकल सकता वहाँ दूसरे दिन निकलेगा, वहाँ तीसरे दिन निकलेगा। कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं आ रही है। लेकिन हमारे देश में ये चल रहा है, एक नाथ शिंदे सरकार को 5 वर्ष की अनुमति देने के लिए उसको धन्यवाद और वहाँ की जनता को बधाई देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।